नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, पहली बार एक मजबूत विपक्ष, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को लीड कर रहे राहुल गांधी लोकसभा के पहले ही सत्र में मोदी जी का बैंड बजाना चाहते हैं। कई अहम मुद्दों पर, कई बड़े मुद्दों पर राहुल गांधी दो हाथ करने जा रहे हैं मोदी और शाह से इस बार। और उधर जो नायडू बाबू, जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू, जिनकी बैसाखियों पर मोदी सरकार टिकी हुई, नायडू बाबू ने तय कर लिया है कि अगर उनको समय पर फंड्स नहीं मिले, पैकेज नहीं मिला, फंड्स, तो फिर वो मोदी का हिसाब करने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। जी हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन इन सब के बीच, इन दुश्वारियों के बीच में जो सबसे बड़ी दुश्वारी है, सबसे बड़ी मुसीबत है मोदी जी के लिए, वो बाहर से इतनी नहीं है जितनी घर के भीतर से। जी हाँ, इनसाइड घर के भीतर से कहीं ज़्यादा आग मोदी जी के लिए लगी हुई है आज की तारीख में। और आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, जिनको मोदी और शाह के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से बहुत एतराज़ है, कई बार वो स्टेटमेंट दे चुके हैं, उन्होंने अंतिम चेतावनी दी है मोदी जी को कि अगर जो फैसले आप करने जा रहे हैं उसमें अगर संघ की सहमति नहीं हुई, संघ की कंसेंट नहीं हुई, तो फिर संघ निपटना जानता है आपसे। अब दोस्तों, जो संघ की सबसे बड़ी दिक्कत है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस का, संघ की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मोदी और शाह मनमाने फैसले लेते हैं। वो चाहे टिकट बांटने हो, लोकसभा में टिकट बांटने हो या फिर विधानसभा में टिकट बांटने हो, संघ से सहमति नहीं ली जाती, संघ से राय मशवरा नहीं लिया जाता जो पहले लिया जाता था। इसके अलावा किसको मंत्री बनाना है, किसको आगे बढ़ाना है, इस पर भी कोई राय शुमारी मोदी नहीं करते मोहन भागवत के साथ। और अब संघ ने कह दिया है कि नड्डा के बाद जो नया अध्यक्ष बीजेपी का बनेगा, जो नेशनल चीफ बनेगा बीजेपी का, पार्टी का जो प्रेसिडेंट बनेगा, मुखिया बनेगा, अगर उसमें सहमति नहीं ली गई, कंसेंट नहीं ली गई आरएसएस की, तो फिर कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी होने का मतलब है कि मोदी जो बीजेपी के रथ का घोड़ा है, इस घोड़े को बदला भी जा सकता है। अब दोस्तों, आज के वीडियो में पहली बार बीजेपी के भीतर क्या है, बीजेपी के घर के अंदर क्या हो रहा है, उसका मैं एक्सरे आपको दिखाने जा रहा हूँ। दो एक्सपर्ट्स होंगे और दोनों ही एक्सपर्ट आरएसएस, बीजेपी, मोदी, शाह, इनके बीच में जो टकराव है उसके आप कह सकते हैं एक्सपर्ट हैं। खुलकर एक्सरे रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं, वो एक्सरे रिपोर्ट जिसको गोदी मीडिया दबाती चली आ रही। गोदी मीडिया के हर चैनल कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कोई बगावत नहीं है, कहीं कोई टकराव नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह, हर ज़िले में बीजेपी के भीतर लड़ाई है, मारामारी चल रही है इस वक्त। बगावत का धुआं सिर्फ और सिर्फ यूपी महाराष्ट्र तक नहीं फैलता चला जा रहा है। अब उसकी जो असली वजह है, जो टकराव की असली वजह, जो ताज़ा टकराव है, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। वो टकराव दरअसल इस कुर्सी को लेकर है, बीजेपी चीफ की कुर्सी। इस चीफ की कुर्सी पर अभी तक नड्डा साहब बैठे थे, जेपी नड्डा बैठे थे। जेपी नड्डा मोदी जी के आदमी हैं, आप उनको पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं मोदी जी का, आप उनको मोहरा कह सकते हैं, आप उनको प्यादा कह सकते हैं, जिसके जरिए सारे काम अमित शाह और मोदी करा रहे थे। अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया है। मोदी चाहते हैं कि नड्डा जैसा ही कोई आदमी फिर से बैठा दिया जाए और नड्डा को बैठाकर पार्टी और सरकार दोनों मोदी जी के हाथ में फिर से आ जाए। भले ही उनके पास 240 सांसद हों, भले ही मोदी जी अल्पमत में हो, कमज़ोर स्थिति में हो, लेकिन पार्टी यानी बीजेपी और सरकार दोनों अपनी मुट्ठी में चाहते हैं मोदी और शाह। और संघ का यही ऐतराज़ है कि इस बार जो चीफ बनेगा तो बिना हमारी मर्जी के नहीं होगा, हमसे पूछना पड़ेगा आपको। आरएसएस की मर्जी के बगैर नया अध्यक्ष नहीं होगा। और अमित शाह चाहते हैं कि किसी चोर दरवाजे से फिर से मोहरा बैठा दिया जाए और इसी को लेकर टकराव बढ़ता चला जा रहा है। अब अंदर की खबर यह है कि अमित शाह और मोदी चाहते हैं कि जो अगले चुनाव हो रहे हैं, यानी महाराष्ट्र में, झारखंड में और हरियाणा में, अक्टूबर में, यानी 3-4 महीने बाद ये जो चुनाव हैं, बड़े निर्णायक विधानसभा के चुनाव हैं,
मोदी शाह चाहते हैं कि 4-5 महीने तक एक्सटेंशन दे दिया जाए नड्डा को और ये चुनाव जीत लिया जाए, उसके बाद देखेंगे फिर निपटा जाएगा आरएसएस से। उधर आरएसएस चाहती है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड ये जो चुनाव हैं इससे पहले नया अध्यक्ष आना चाहिए और उनकी सहमति से आना चाहिए। अब दोस्तों इस कहानी में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये है कि जो 3 प्रमुख राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, तीनों जगह बीजेपी की हालत अच्छी नहीं, दाल पतली है मोदी जी की। महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने नाक में दम कर रखा है। हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकल गया इस बार लोकसभा में, आधी से ज़्यादा सीटें बीजेपी हार गई। और झारखंड में जब से हेमंत सोरेन को एक गलत मामले में जेल में डाल रखा है, वहाँ पर आदिवासी सेंटिमेंट्स अब बीजेपी के साथ नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर ये तीनों राज्य मोदी जी हार जाते हैं अक्टूबर में 4 महीने बाद, और उधर एक मजबूत विपक्ष है, उधर आरएसएस जो है कहीं ना कहीं मुखालिफ है मोदी जी के, और बीजेपी के अंदर आग लगी हुई है और नीतीश और नायडू का कोई भरोसा नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसी स्थिति में जहां चारों तरफ मोदी जी के परेशानी ही परेशानी है, अगर वो 3 राज्य भी हार गए तो साल के आखिर में मोदी जी का होगा क्या? कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस अपने रथ का घोड़ा बदल सकती है। गडकरी टाइप का कोई एक नया नेता आ सकता है या कोई और नेता आ सकता है। यानी कुल मिलाकर मोदी जी एक बहुत ही मुश्किल ज़मीन पर खड़े हैं। इसी को आज मैं असेस करने जा रहा हूँ, और जो 2 खास मेहमान हैं वो दोनों ही एक्सपर्ट हैं आज इस सब्जेक्ट के, आरएसएस और बीजेपी के। अशोक वानखेड़े टाइगर जो विदर्भ से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, और नागपुर जहाँ आरएसएस का मुख्यालय, वहाँ से विवेक देशपांडे होंगे। इंडियन एक्सप्रेस के बड़े पुराने पत्रकार रहे हैं, पॉलिटिकल एक बहुत ज़बरदस्त इंसाइट है उनकी। विवेक देशपांडे आरएसएस को जानते हैं, नागपुर से जुड़ेंगे, और अशोक वानखेड़े दिल्ली से जुड़ेंगे। इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं, एक सेकेंड ओपिनियन, तस्वीर का दूसरा पहलू। क्या वाकई मोदी और मोहन भागवत के बीच जो लड़ाई है ये बढ़ती चली जा रही है, और इस लड़ाई में कहीं ना कहीं गुजरात लॉबी के अगेंस्ट जो बीजेपी के नेता है वो शामिल हो रहे हैं? क्या जो घर में आग लगी है ये फैल रही है जंगल की आग की तरह, या इसको बुझाने का उपाय है कोई मोदी शाह के पास? ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास और विवेक देशपांडे के पास। मेरा पहला सवाल विवेक देशपांडे से, और फिर मैं टाइगर के पास आ रहा हूं। विवेक जी, क्या आपको लगता है कि आरएसएस और बीजेपी में जो टकराव है आज की तारीख में, आज की तारीख में, आप पिछले 30-35 वर्षों से कवर कर रहे हैं, क्या ऐसा टकराव आपको हाल फिलहाल में दिखा कि नहीं? क्या ये टकराव चरम की तरफ जा रहा है, मोहन भागवत वर्सेस मोदी एंड अमित शाह? जी दीपक जी, ऐसा टकराव हमने 2004 में देखा है। 2004-2005 में लगातार, मतलब 2001 से 2004-5 तक ये टकराव चलता रहा। सिर्फ संघ और भाजपा के बीच में नहीं, तो विश्व हिंदू परिषद और भारतीय मजदूर संघ, मतलब अशोक सिंघल, दत्तोपंत ठेंगड़ी और सुदर्शन, ये तीनों मिलकर अटैक कर रहे थे वाजपेयी सरकार पर। तो ये टकराव उस समय और बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट टकराव था। मतलब अभी तो ऐसा है कि पहली बार ही नड्डा जी ने ऐसा कुछ कहा है इतने सालों में, और उसके बाद फिर मोहन भागवत ने पहली बार इस तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया है, अहंकार की बात की, विपक्ष के को पूरी तरह से ट्रीट करने की बात की, एक खराब कैंपेन की बात की, खराब भाषा की बात की। ये सारी बातें पहली बार ही मोहन भागवत जी ने कही। इससे पहले कभी उन्होंने भाजपा को कोई टॉन्ट नहीं मारा था। नहीं, आपने बड़ी बात कही कि आप नागपुर में हैं, आपके घर से थोड़ी दूर पे आरएसएस का मुख्यालय है, और बड़ी जबरदस्त आप पकड़ रखते हैं, और आप कह रहे हैं कि ऐसा टकराव, इस तरह का कन्फ्रंट्रेशन आपने हाल फिलहाल में नहीं देखा। आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी इधर 10 साल में पहली बार आप देख रहे हैं। इसका मतलब एक बड़ी खबर है, एक धुआं है जो धीरे धीरे उठ रहा है, और इस धुएं में बीजेपी के कई ऐसे बागी नेता भी हैं जो शामिल हो रहे हैं धीरे धीरे मोदी और अमित शाह के खिलाफ। टाइगर, आपको क्या लगता है कि अगर ये जो नड्डा की जगह जो दूसरा अध्यक्ष चुनना है, बीजेपी का जो चीफ चुनना है, अगर ये बीजेपी का चीफ मोहन भागवत की पसंद का नहीं हुआ, मोदी ने फिर अपना आदमी बैठा दिया, अमित शाह ने फिर अपना मोहरा बैठा दिया, अगर मोहरा बैठाया गया, अमित शाह ने बैठा दिया, और उस पर सहमति मोहन भागवत की नहीं है,
तो फिर आपको क्या लगता है कि ये टकराव बड़ा प्रचंड होगा, अभूतपूर्व होगा, ऐतिहासिक होगा और ये खा जाएगा मोदी सरकार को भी? यकीनन। अरे 240 पे बीजेपी नहीं आती है, 300 क्रॉस कर जाती तो संघ पे रिसीवर बैठता। क्या 230 300 क्रॉस कर लेती बीजेपी अपने बलबूते पे तो संघ पे रिसीवर बैठता। रिसीवर फिर मतलब मोदी संघ के खातों, बही खातों की जांच करवा रहे होते मोदी जी? सब जांच करवा ले होते और बाद में ये कहा जाता, जैसे उद्धव को कहा गया कि वो जरा तुमने बाल ठाकरे का हिंदुत्व डायल्यूट कर दिया इसलिए तुम बाहर हटो, वैसे कह जाते इनको कि गुरु गोलवर्ग जी का जो सपना था वो तुम पूरा नहीं कर पाओगे। एक नया नया आएगा, गुजरात से कोई आता, संघ चालक बनते हैं और संघ देखता रह जाता। टाइगर बड़ी बात कह रहे हैं। टाइगर आप कह रहे हैं कि मोदी अगर 300 सीटें लेके आते तो मोहन भागवत को हटा देते। एग्जैक्टली यही कारण था, यही ईगो था कि उन्होंने कहा कि हमको जरूरत नहीं है संघ की। इसके पहले संघ की दी हुई लिस्टों को ऐसा फेंका गया, पूरे लोकसभा के चुनाव में संघ का कोई सुना नहीं गई, कोई बात सुनी नहीं गई, संघ को दरकिनार कर दिया गया, आपकी जरूरत नहीं हमको, बहुत हो गया। और फिर नड्डा से स्टेटमेंट दिलवाया गया, नड्डा जी स्टेटमेंट नहीं देने की हिम्मत नहीं है नड्डा जी, ये बाकायदा ऑर्गेनाइज रूप से इंडियन एक्सप्रेस में स्टेटमेंट दिलवाया गया, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हुआ। लेकिन जब 240 पे अटक गए, और ये उनको ऐसा नहीं कि हम ये 240 हम 235 पे अटका हुआ था, हमसे ज्यादा उनको पता था कि वो 240 230 से आगे नहीं बढ़ेगी। तो फिर ये संघ से मिलने गए नागपुर में, जो नहीं मुलाकात हुई। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन संघ अड़ा रहा। अब संघ का वर्चस्व है। अब संघ ने बता दिया कि हम यदि विड्रॉ कर दे तो आपको 240 पे ला सकते हैं। मोदी है तो मुमकिन नहीं है, संघ है तो मुमकिन है। ओह, तो फिर यदि गडकरी आज यदि मंत्री है तो ये संघ की अनुशंसा पे है। नहीं तो जितनी नफरतें गडकरी से करते हैं वो तो गडकरी को मंत्री भी नहीं बनाते और डिपार्टमेंट भी नहीं देते। उसके बाद अब सारा हम फोकस क्या कर रहे हैं, स्पीकर कौन बनेगा, वो इससे नाराज है, सरकार कैसी टिकेगी, हम इधर फोकस है। बीजेपी के लिए ये दोनों गुजराती नेताओं के लिए सबसे बड़ा इशू है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। स्पीकर से ज्यादा, लोकसभा अध्यक्ष से ज्यादा बीजेपी अध्यक्ष पे उनकी नजर है। बीच में एक शगुफा छोड़ दिया कि अभी ये 6 महीने और रह सकते हैं, तब तक कार्यकारी अध्यक्ष होगा, क्योंकि संघ अड़ा हुआ है किसी नाम पे। और जहां मेरी, विवेक जी मैं गलत हूं तो मुझे बता देना, संघ ने कभी ये भी छुट्टी छोड़ दी है बीच में, नहीं तो फिर हम संजय जोशी को वापस लाना पड़ेगा। ओहो, मतलब मोदी जी के जो चुने हुए दुश्मन, मोदी जी के चुने हुए दुश्मन, उनको लाना चाहते मोहन भागवत? नहीं, लाना नहीं चाहते, एक नाम फेंका। यदि तुम बाकी नामों पे अटक गए होंगे तो फिर ये नाम आएगा सामने, तो फिर बाकी नाम पे कॉम्प्रोमाइज करो। विनोद तावड़े का भी नाम है, नाम बंसल का भी है, बीच में अनुराग का भी नाम चला, तो भाई दो लोग कैसे हो सकते हैं? अनुराग ठाकुर, इसको कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यदि इन गुजरातियों की चलेगी तो कोई छिचोरा ही बनेगा, इसमें दो मत नहीं है। दो मत नहीं। तो इसीलिए संघ जुड़ा हुआ है, अध्यक्ष पद का मामला अभी भी अटका हुआ है। अभी ये क्यों बात आ गई, कल के अखबारों में प्लान की गई कि 6 महीने और उनका एक कार्यकाल बढ़ा सकता है बीजेपी। अरे 3 राज्यों के चुनाव है, आपको एक फुल फ्लेज अध्यक्ष चाहिए, तो बोले कार्यकारी अध्यक्ष किसी को करेंगे? विनोद तावड़े का नाम बार बार उछल रहा है, लेकिन क्या संघ विनोद तावड़े को ओके करेगा, ये भी बात है। जी, मैं आ रहा हूँ टाइगर, आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। आपने तो एकदम भानुमति का पिटारा खोल दिया है, इतने मसले आपने निकाल दिए एक सवाल के जवाब में कि मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। जरा विवेक देशपांडे जी के पास चलता हूँ। विवेक जी, टाइगर जो बता रहे हैं, क्योंकि भाई आप दोनों की बातों को मैं हल्का तो ले नहीं सकता। 30-35 साल जो है एक बहुत लंबा पीरियड होता है। 30-35 साल से आप लोग पूरी भीतर तक देख रहे हो बीजेपी को, आरएसएस को। मुझे ये बताइए विवेक भाई, बहुत आसानी से बताइए, आसान लफ्जों में बताइए मुझे कि क्या वाकई मोदी और अमित शाह की छुट्टी करना चाहते हैं मोहन भागवत? क्या टकराव इस कदर हो गया है कि अब मोहन भागवत को बर्दाश्त नहीं है गुजरात लॉबी? क्या अंदर ही अंदर मोहन भागवत के साथ बीजेपी के कुछ नेता भी हैं, जैसे वसुंधरा राजे हैं, नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह हैं, रविशंकर हैं, राजीव प्रताप रूडी हैं, जिन लोगों को दबा के रखा मोदी जी ने? क्या इस तरह के लोग भी अब मोहन भागवत की तरफ देख रहे हैं? क्या एक लॉबी जो है अब मोदी के मुखालिफ तैयार हो रही है, आरएसएस और
बीजेपी यानी संघ परिवार में? जी, जी, बिल्कुल आपने एकदम सही बताया कि बीजेपी के अंदर एक खेमा ऐसा है जो संघ की तरफ झुका हुआ है और क्यों ना हो, मतलब संघ से बढ़े पले जो लोग हैं, वो संघ में बचपन से जो जाते रहे और संघ की वजह से आज सत्ता में जो बैठे हैं, खुद मोदी भी संघ की वजह से बैठे हैं। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मोदी जी ने कभी पिछले 10 सालों में आप उठाकर देख लीजिए कोई भी उनका भाषण, कहीं भी उन्होंने आरएसएस का नाम लेकर ये नहीं कहा है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ आरएसएस की वजह से हूँ। आज तो वो इस स्थिति में पहुंच गए हैं मोदी जी कि वो ये शायद कहेंगे कि आज आरएसएस जिस स्थिति में है वो मेरी वजह से है। मतलब ओहो, इतना मेरी वजह से आरएसएस है। जी, तो इतना मतलब स्थिति उल्टी हो गई है। प्रधानमंत्री मतलब गुजरात के अंडे मुख्यमंत्री की वजह से मुर्गी है, मुर्गी के वजह से अंडा नहीं है। जी, तो ये मतलब वो गुजरात में भी जो मुख्यमंत्री बने तो आरएसएस की वजह से ही बने। आरएसएस में जो उनका ग्रूमिंग हुआ उसके चलते वो यहाँ तक आए हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज नहीं किया। कभी वो नागपुर आकर हेडगेवार और गोलवलकर जी की जो समाधि है वहां पर वो माथा टेकने नहीं आए। और कभी अपने भाषणों में आप याद कीजिए, मुझे बताइए अगर मैं गलत हूं तो, पिछले 10 साल में, उससे पहले कभी कहा हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं कभी एक बार भी उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया हो कि वो संघ में जाते रहे बचपन से, जो कुछ भी आज वो है वो संघ की वजह से है, वो कभी उन्होंने नहीं कहा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतना अभी जो संघ और भाजपा के बीच में खुले तौर पर एक बैटल हम देख रहे हैं, एक लड़ाई देख रहे हैं, जबकि खुद मोहन भागवत ने भी अभी वो ओपनली वो उन्होंने कह दिया, आज तक उन्होंने कहा नहीं, पहली बार उन्होंने इस तरह से ओपनली जो कुछ भी कहा है। जी, मोदी जी का पर्सनल मुझे नहीं लगता, मोदी जी की जो फितरत है, मोदी जी जिस तरह के बने हैं, जिस तरह के व्यक्ति है, वो आज अचानक आरएसएस के सामने झुक जाएंगे और आरएसएस की बात को तवज्जो देंगे और आरएसएस जो कहता है उसको अध्यक्ष बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मोदी जी अध्यक्ष उसी को बनाएंगे जिसको वो चाहते हैं। मतलब वो गोलमाल फिल्म वाले करके, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा, उसमें वो उत्पल दत्त जो है वो कहते हैं कि शादी तुम्हारी, वो अपने बेटी को कहते हैं शादी तुम्हारी उससे नहीं होगी जिससे तुम प्रेम करती हो, शादी तुम्हारी उससे होगी जिससे मैं प्रेम करता हूँ। तो बिल्कुल कुछ उसी तरह से मोदी जी का मामला है। मोदी जी कहेंगे कि अध्यक्ष तो वही बनेगा जिसे मैं चाहता हूं अध्यक्ष बनाना, तो ये होगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि आरएसएस की बात को तवज्जो दी जाएगी। हाँ, विनोद तावड़े जैसे व्यक्ति है जो दोनों तरफ, जिनका एक मतलब दोनों लोग उनको ठीक ठाक समझते हैं और उनके ऊपर मर्जी है दोनों तरफ से, आरएसएस भी उनको चाहता है, लेकिन विनोद तावड़े बहुत जूनियर है। मतलब कभी कभी कॉन्फ्रंटेशन अगर आ जाता है बीजेपी और आरएसएस के बीच में, तो उसको सुलझाने के लिए एक बहुत सीनियर व्यक्ति चाहिए और जिसकी बात को वजन हो, ऐसी व्यक्ति चाहिए। सिर्फ नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल और दोनों के तरफ जिसका झुकाव है या फिर दोनों जिसको ठीक ठाक समझते हैं, ऐसे व्यक्ति होने से काम नहीं चलेगा। ऐसी व्यक्ति चाहिए जिसको दोनों मानते हो लेकिन जिसकी बात में दम हो। राजनाथ सिंह जैसी व्यक्ति फॉर एग्जाम्पल, ऐसे किसी व्यक्ति को, लेकिन राजनाथ सिंह तो मंत्री है, तो अभी उनके चॉइस वही रहेगा जो मोदी जी की बात मानेगा। विवेक जी, राजनाथ सिंह पूरे टोटली सरेंडर हो गए हैं सर मोदी जी को। जब उन्होंने ये कह दिया कि 2029 में भी मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, तभी संघ समझ गया कि ये पूर्ण रूप से उधर ये चले गए। जी टाइगर, मैं यहाँ एक सवाल पर आ रहा हूँ, समय भी हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपसे है। जो विवेक देशपांडे जी ने कहा, इन्होंने कहा कि चाहे मोदी जी 240 सांसदों पर के बल पर खड़े हों या 240 से कम हो, उनका स्वभाव बदल नहीं सकता। मिजाज मोदी का नहीं बदलेगा, टेम्परामेंट नहीं बदलेगा, वो जो डिक्टेटरशिप एटीट्यूड है आयरन हैंड वाला वो रहेगा, चाहे वो जितने कमजोर हो जाएं। तो ये कह रहे हैं, इनका निष्कर्ष ये है कि मोदी जी आज भी ये कोशिश करेंगे कि उन्हीं का आदमी, एक मोहरा जो है वो भाजपा का अध्यक्ष बने, सरकार भी हाथ में हो, संगठन भी हाथ में। अगर मोदी ने अपना आदमी बना दिया, मोदी शाह ने, तो फिर आगे आपको क्या दिख रहा है? क्या संघ विरोध करेगा? क्या बगावत और तेज होगी? फिर क्या होगा? आगे देखिए, मोदी जी के लिए विन विन सिचुएशन क्या है? अभी उनके लिए सत्ता में रहना है विन विन सिचुएशन। भाजपा का अध्यक्ष उनका रहा और सत्ता हाथ से चली गई तो मतलब नहीं। जैसा विवेक भाई ने पहले भी बताया कि बहुत सारे, आधे से ज्यादा एमपी जो है वो भाजपा में दो फाड़ है,
मोदीनिष्ठ भाजपा और संघनिष्ठ भाजपा, और संघनिष्ठ भाजपा का वर्चस्व है। ये जानते हैं मोदी जी, इसीलिए उन्होंने बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने फेस ही नहीं किया, वो संसदीय दल के सामने आए नहीं वो बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी के संसदीय दल की बैठक तूफानी होती, संघ पूरी तैयारी में था, तो उन्होंने बड़ा स्मार्टली एनडीए का ही संगठन को संसदीय दल एनडीए का ही बिठा दिया और उसमें भी अपना ओके कर दिया। कल आप मुझे बताइए, कोई मेजर बिल आता है या कोई अविश्वास प्रस्ताव लाता है विपक्ष और 100 लोग एब्सेंट हो जाते हैं बीजेपी के, सरकार गई। ओहो मोदी जी तो अभी अपनी सरकार बचाने के लिए अध्यक्ष भी बोलेंगे भैया अध्यक्ष आपका, उससे होगा क्या, 5 साल तो मोदी के निकल जाएंगे सरकार के, क्योंकि बीजेपी का अध्यक्ष, बीजेपी की सरकार फिर गिराएगी नहीं। यदि अध्यक्ष उनका पड़ा तो संघ बोलेगा ठीक है, अगली चीफ मिनिस्टर कौन से चीफ मिनिस्टर हम तय करेंगे, तुम नहीं तय करोगे। लेकिन मोदी जी के गवर्नेंस में तो तकलीफ नहीं होगी, और यदि मोदी जी ने अड़ंगा लगा लिया तो संघ भी इस बार कमर कस के बैठा हुआ है। नहीं तो संघ इतना तेज नहीं बोलता, जो अहंकार से लेकर सारी चीजें गुनवाई है संघ ने। और शायद पहली बार बीजेपी, देखिए विश्व हिंदू परिषद के भी संघ से कभी नाराजगी रही है, दत्तोपंत ठेंगड़ी की भी कभी नाराजगी रही है, लेकिन किसी ने भी आज तक रिकॉर्ड पे ये नहीं कहा कि संघ की हमारे को जरूरत नहीं। सही कह रहे, वो नाराजगी रही है, उन्होंने अपने मन की बात की है। लास्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अगर मान लीजिए महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है 4 महीने बाद, हरियाणा में भी चुनाव है और कई राज्यों में चुनाव, अगर मोदी जी हार गए, क्योंकि महाराष्ट्र में हालत बहुत अच्छी नहीं, ना हरियाणा में हालत अच्छी है, चांसेस हैं कि बीजेपी माइट लूज। अगर बीजेपी हार जाती है चुनाव मोदी के नेतृत्व में, तो आपको लगता है कि संघ ऐसी स्थिति में रथ जो है उसका घोड़ा बदल सकता है? क्या मोदी को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है फिर, अगर बीजेपी फिर हार गई चुनाव अक्टूबर नवंबर में? टाइगर, देखिए ये तो संघ उस समय, क्योंकि संघ के 100 साल भी है, संघ अनस्टेबल सरकार नहीं चाहिए। ये बात भी उतनी तय है कि यदि ये सरकार गिराने के लिए 100 लोग बीजेपी के एब्सेंट रहते और सरकार गिर जाती, तो फिर जो नई सरकार बनेगी उसको क्या मोदी जी का कुनबा साथ देगा? वो बोलेगा ठीक है हम तो विधानसभा लोकसभा भंग करते, चुनाव में ही चलो, या बोलेगा इंडिया गठबंधन की सरकार बनने दो, और फिर बनेगी तो बताएंगे संघ क्या है। संघ को बहुत कॉशियस पैर रखना होगा। संघ दबाव भी बनेगा लेकिन टूटने भी नहीं देगा। और गुजरात लॉबी को सत्ता में रहना बहुत जरूरी है। एक दिन भी सत्ता चली गई तो सीधा तिहाड़ है। ओहो, क्योंकि जैसा आपने बाकी लोगों को रखा, कोई भी किसी भी पुराने स्कैंडल में एक अप्रूवर आएगा, वो एफिडेविट बना के देगा कि मुझे अमित शाह जी ने ऐसा कहा था और मोदी जी ने ऐसा कहा। बस एक एफिडेविट के ऊपर ही जेल जाएंगे, क्योंकि एफिडेविट के ऊपर ही लोग जेल जा रहे हैं। जी। एक स्टेटमेंट दिया गृह मंत्री महाराष्ट्र का जेल में, अभी केजरीवाल किसी के वक्तव्य पे जेल में, एक अप्रूवर के। तो ये सरकारी गवाह तो कोई भी बनाया जा सकता है, कोई भी बनाया जा सकता है, और ये नहीं चाहते किसी भी हालत में लोग। जी। लास्ट क्वेश्चन विवेक जी, टाइम हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जो मैंने अभी टाइगर से पूछा कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव हार जाती है भाजपा, जो आसार लग रहे हैं, लक्षण लग रहे हैं, या फिर हरियाणा में हार जाए, तो मोदी जी की स्थिति और ज्यादा खराब होगी? क्या मोदी और ज्यादा कमजोर जमीन पर होंगे? विवेक देशपांडे, लास्ट क्वेश्चन। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, मोदी जी और वीक होंगे और वो कमज़ोर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि आरएसएस भी ये कोशिश करेगा। अभी तो सत्ता में आ गए हैं, तो बीजेपी की सत्ता तो है, तो अभी बीजेपी वो सत्ता खारिज नहीं करना चाहिए। संघ जो है वो बीजेपी की सत्ता खारिज नहीं करना चाहेंगे। वो केंद्र में बीजेपी की सत्ता बनी रहे, इसके पक्ष में ही संघ रहेगा। लेकिन महाराष्ट्र में मोदी जी को झटका मिल सकता है और उसमें संघ फिर एक बार वही काम करेगा जो अब की बार उन लोकसभा में किया है। महाराष्ट्र में उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को विड्रॉ कर दिया था। जो मेरी संघ के लोगों से बात हुई उसके ऊपर से मुझे जो इनपुट्स मिले उसके बेसिस पे कह रहा हूँ कि हाथ खींच लिया था। वैसा हरियाणा में भी करेंगे, झारखंड में भी करेंगे। तीनों जगह अगर मोदी जी विफल रहते हैं अपनी सरकार बनाने में, महाराष्ट्र में तो पूरे चांसेस है कि वो विफल रहेंगे, हरियाणा में और हरियाणा में भी चांसेस है, झारखंड का मुझे पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में संघ ये चाहेगा कि मोदी जी और वीक हो जाए, और वीक जब हो जाएंगे तब संघ अपनी बात पूरी ताकत के साथ
रखेगा और फिर मोदी जी का शायद बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, संघ का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा। क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है टाइगर? लास्ट लाइन क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है, बदलाव हो सकता है, नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, संघ कर सकता है? इसके लिए इसलिए एक मर्द को आगे आना होगा। मर्द को आगे, बड़ी बात कह दी आपने। मर्द की तलाश हो रही है। वो मर्द नितिन गडकरी होते हैं या वो मर्द जो हैं वो राजनाथ सिंह? कौन होगा मर्द, असली 56 इंच की छाती वाला? उसकी तलाश में आरएसएस है। लेकिन एक बात जो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने कही कि आग लगी है, धुआं बहुत पहले से उठ रहा था, अब आग दिखने लगी है। महाराष्ट्र का चुनाव बड़ा निर्णायक होने जा रहा है और मोदी अगर कमजोर होते चले गए तो संघ की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और फिर संघ डिक्टेट करने के टर्म्स में आ सकता है। यानी आने वाले समय सिर्फ नीतीश और नायडू के हाथ में नहीं है, आने वाला मोदी का समय सिर्फ मजबूत विपक्ष के हाथ में नहीं, आने वाला समय मोदी का मोहन भागवत के भी हाथ में है। और देखना है कि महाराष्ट्र में क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मोदी जी एक बहुत कमजोर स्थिति में इस वक्त हैं। टाइगर आप आए, विवेक भाई आप आए, और जिस तरह से आपने भीतर की बात आप कैमरे पर लेकर आते हैं, वो जो अदा है, वो जो दमखम है, कम से कम मर्द भाजपा में नहीं लेकिन मर्द हमारे पैनलिस्ट में जरूर हमें दिखता है, ये मैं कह सकता हूं। थैंक यू सो मच फॉर दिस बोल्ड स्टेटमेंट, बोल्ड आंसर्स टुडे। थैंक यू सो मच फ्रॉम बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स। सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने का।